दिन भर किस तरह से खबरें आगे बढ़ी, सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ। तो आज नुपुर शर्मा के बयान पर कई राज्यों में हंगामा हुआ। शहर शहर जुमे की नमाज के बाद हमने देखा कि तमाम जगह विरोध प्रदर्शन हुए। कई जगह पर हालात का काबू में करने के लिए पुलिस के साथ झड़कियां भी हुई हैं। पुलिस को भीड़ को काबू में करने के लिए खासी मशक्कत भी करनी पड़ी। जुमे की नमाज के बाद हुए विरोध प्रदर्शन को देखते हुए रांची में कई जगहों पर इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। इस दौरान भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जबरदस्त मशक्कत करने को देखने को मिली। प्रयागराज में प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की। हावड़ा में भी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। इसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। यूपी की राजधानी लखनऊ के अलावा देवबंद, प्रयागराज और सहारनपुर में भी जमकर हंगामा हुआ। दिल्ली की बात करें तो जामा मस्जिद के बाहर भी जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए करीब 1500 लोग जमा हुए थे। नमाज के बाद करीब 300 लोग बाहर आए और नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कहा कि उनकी तरफ से प्रदर्शन नहीं बुलाया गया। नमाजी नमाज पढ़कर बाहर निकले और अचानक प्रदर्शन करने लगे। शाही इमाम ने कहा कि वो नहीं जानते कि विरोध करने वाले कौन हैं। इधर रांची में भी यही माहौल दिखा। नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पथराव और आगजनी की। हालात संभालने पहुंची पुलिस पर भी पत्थर फेंके गए। कई पुलिस अफसर घायल भी हुए। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। कई शहरों में नुपुर शर्मा के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और इस बीच दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की सुनवाई भी की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे 4 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब साउथ रेंज अगले 4 दिनों तक लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करेगी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में लॉरेंस बिश्नोई जांच के दायरे में है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या में के पीछे इसी गैंगस्टर को मास्टरमाइंड बताया था। इधर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी केकड़ा ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला की रेकी की डील 15,000 रुपए में तय हुई थी। इसके बाद उसने कई बार मूसेवाले की रेकी की। सूत्रों के मुताबिक केकड़ा ने बताया कि गोल्डी बरार से उसने 13 बार बात की थी। लॉरेंस गैंग का सदस्य गोल्डी बरार कनाडा का रहने वाला है और उसने सोशल मीडिया पर मूसेवाले की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। शाम होते होते एक और खबर सुर्खियों में छाई रही। खबर आई कि कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर गोलीबारी हुई है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। खबर के मुताबिक पुलिसकर्मी ने फायरिंग की जिससे बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। इसके बाद पुलिसकर्मी ने खुद को भी गोली मार दी। घटना के बाद से मौके पर पुलिस बल तैनात है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के लोगों को 3054 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने गुजरात के नवसारी में गुजरात गौरव अभियान के तहत कई प्रोजेक्ट्स और योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इतने साल उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में काम किया लेकिन कभी भी आदिवासी क्षेत्र में इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ था। पीएम मोदी ने कहा कि जिन जिन लोगों ने गुजरात को संभालने का दायित्व निभाया उन्होंने लोगों का विश्वास जीता। पीएम ने कहा कि उसी का परिणाम है कि आज 5 लाख लोगों का विशाल जनसमूह उमड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब तक आपने उनकी मां के साथ तस्वीरें देखी होंगी लेकिन पहली बार उनकी तस्वीर अपने स्कूल के शिक्षक के साथ सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब नवसारी में अपने टीचर से मिलने पहुंचे तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मोदी ने अपने शिक्षक को प्रणाम किया तो उन्होंने भी सिर पर हाथ फेरते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद में इन स्पेस के मुख्यालय का भी उद्घाटन किया और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं को अपना टैलेंट दिखाने का ये मंच मौका देगा, चाहे वो सरकार में काम कर रहे हो या फिर प्राइवेट। उन्होंने कहा कि भारत की स्पेस इंडस्ट्री में क्रांति लाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में स्पेस टेक एक बड़े क्रांति का आधार बनने वाला है। इन तमाम खबरों के बीच कोरोना आंकड़ों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा नए कोरोना केस दर्ज हुए हैं। लगातार दूसरे दिन 7,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में चौथी लहर की आशंका बहुत कम है जब तक देश में कोरोना का कोई नया वेरिएंट सामने नहीं आता।
दक्षिण पश्चिम मानसून ने गोवा में दस्तक दे दी है। आज सुबह से ही गोवा के दोनों जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज मानसून ने मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों के साथ साथ पूरे गोवा और इससे सटे इलाकों में आगे वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इन इलाकों में अगले 3 से 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में गिने जाने वाला अमेरिका में अब महंगाई की मार नहीं थम रही है और इसी से कर रहे हैं आज हम अपने बुलेटिन की शुरुआत। यहां एक बार फिर महंगाई 40 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। मई महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 8.6% पर पहुंच गया है। महंगाई बढ़ने की अहम वजहों में खाद्य पदार्थ और ईंधन के बढ़ते दाम शामिल हैं। एक्सपर्ट्स ने अप्रैल के मुकाबले 0.7% बढ़ोतरी की उम्मीद जाहिर की थी, लेकिन मई में महंगाई उनके अनुमान से भी ज्यादा है। महंगाई बढ़ने के बाद एक बार फिर फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। आपको बताएं कि फेड रिजर्व मार्च से लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है ताकि महंगाई को काबू में रखा जा सके। में फिलहाल महंगाई की मार पड़ी है। यूएस में महंगाई की मार लगातार जारी है। भारत के लिए क्या यहां से कुछ क्यों मिल रहे हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन आपको बताएं कि 40 साल के उच्चतम स्तर पर मई की महंगाई और स्वाभाविक तौर पर यहां एक बार फिर महंगाई 40 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद चिंता बढ़ गई है। मई महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 8.6% पर पहुंच गया। महंगाई बढ़ने की अहम वजहों में जो बताया जा रहा है खाद्य पदार्थ और ईंधन के बढ़ते दाम शामिल थे और एनर्जी जो प्राइसेस हैं वो वहां पर काफी ज्यादा बढ़े हैं, 40-45% ज्यादा बढ़े हैं वहां पर। और उसके बाद खाद्य पदार्थों के भी बढ़ते दाम जो इसमें शामिल थे उन्होंने वहां पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। एक्सपर्ट्स ने जो अनुमान जाहिर किया था अप्रैल के मुकाबले, उम्मीद यही थी कि बढ़ेगी, लेकिन अप्रैल के मुकाबले 0.7% बढ़ोतरी की उम्मीद जाहिर की गई थी, लेकिन मई में महंगाई इन एक्सपर्ट्स के अनुमान से भी ज्यादा बढ़ गई। और अब महंगाई बढ़ने के बाद स्वाभाविक तौर पर एक बार फिर फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। फेड रिजर्व वैसे लगातार मार्च से ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है ताकि महंगाई को काबू में रखा जा सके, लेकिन महंगाई रोकने के लगता है तमाम उपाय जो हैं वो फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा भी। जानकारी के लिए जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर जुड़ चुके हैं। बग्गा सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ये 8.3 का अनुमान था, 8.6 आई है, कितना बड़ा आप इसे संकेत मानते हैं और चिंता क्या इस बात से होनी चाहिए कि अमेरिका में महंगाई एक तरह से बेकाबू हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए बेकाबू का तो यही है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है। हमें लगा था जब मार्च से लेकर अप्रैल में थोड़ी सी कटौती हुई थी महंगाई में, तो लगा था गिरावट आई थी कि शायद पीक इन्फ्लेशन हो गया, बट अभी मार्केट का अंदेशा यही बता रहा था 8.5% तक। तो ये जो स्वैप होते हैं, इन्फ्लेशन स्वैप भी बेचे जाते हैं अमेरिका में, कल वो 8.5% पे चल रहे थे, चाहे अनुमान 8.3 का ही था और आज 8.6 आया है, तो वो बहुत ही एक खराब आंकड़ा आया है। और जो मार्केट दर्शा रहा है, ये स्वैप जो दर्शा रहा है इन्फ्लेशन का कि 8.8 का आंकड़ा आएगा अगस्त में, तो कोई राहत आते नहीं दिख रही। दूसरी बात है कि ये पॉलिसी से पहले का आंकड़ा है। 15 जून को फेड मिलने वाला है, फिर 27 जुलाई को मिलने वाला है और लगभग तय था कि 50 बेसिस पॉइंट का हाइक वो जून में करेंगे, बट हो सकता है जून में नहीं तो जुलाई में अब 75 बेसिस पॉइंट भी बढ़ाने पड़े, क्योंकि महंगाई दर बहुत तेजी से बढ़ रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी के चलते मार्केट्स भी आज गिरावट का दौर देख रहे हैं। एब्सोल्युटली सर, मैं मार्केट के बारे में अगला सवाल पूछने जा रहा था, क्योंकि हम अक्सर अमेरिकी बाजारों से क्यों लेते हैं। ऐसे में सर अब हमारी चाल किस तरह से अगले हफ्ते आपको दिखाई दे रही है? हमारी भी धुनाई तो नहीं हो जाएगी?
कि क्या आप लॉजिकली देखिए कि फेड रेट बढ़ाएंगे, फेड रेट बढ़ाते जाएंगे तो डॉलर और तेज होगा, डॉलर बढ़ेगा। अगर स्ट्रॉन्गर होता है एफआईज और पैसा इमर्जिंग मार्केट से निकालेंगे, इमर्जिंग मार्केट से निकलेगा तो भारत से भी पैसा निकलेगा। तो मंडे तो लगभग अब तय लग रहा है कि गैप डाउन ही खुलेगा। एसटीएक्स निफ्टी अभी 150 पॉइंट तक नीचे चल रहा है, बट ओवरऑल हमारे लिए भी नेगेटिव है। यूरोप बहुत तेजी से गिरा, 2.5% तक यूरोपीय बाजार सारे नीचे हैं, अमेरिकी बाजार नीचे हैं। तो ये एक सरप्राइजिंग नंबर आ गया। और अब विश्व का सेंट्रल बैंक है फेड, क्योंकि वही डायरेक्शन तय करता है, तो लगता है कि तेजी से इनको रेट बढ़ाने पड़ेंगे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दीपक जी शेयर करूंगा कि पूरे जो हम स्वैप कर्व देखते हैं उसमें था कि सितंबर में शायद 25 बेसिस पॉइंट तक आएगा, 50-50 जून और जुलाई में हो जाएगा। अब जून, जुलाई और सितंबर का अगर आप तीनों का एक एडिशन करके देखें तो ये मार्केट दिखा रहा है 1.75% इंक्रीज, जहां पहले 1.25 था। तो एक बारी 75 बेसिस पॉइंट और 2 बारी 50-50 तो ऑलरेडी मार्केट दर्शा रहा है, शायद और बढ़ जाए आगे जाके। तो ये इतनी तेज रफ्तार से रेट बढ़ना मार्केट के लिए काफी खतरे की घंटी हो जाती है और काफी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी हो जाएगी फेड की। मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है और हमारे मार्केट्स के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। अब यानी कि सर आप क्या इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आरबीआई भी अब अगली पॉलिसी का सितंबर तक इंतजार नहीं करेगा, पिछली बार की तरह बीच में ही कूदकर ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी हमें? देखिए, आरबीआई को डॉलर, ये रुपए को भी बिल्कुल उनको डिफेंड करना है, बट अगस्त में है हमारी पॉलिसी। बट वही मैं जैसे हमने प्रोग्राम में भी कहा था जब आरबीआई पॉलिसी कवर कर रहे थे कि बेहतर यही होता एक बारी 75 बेसिस पॉइंट कर जाते, क्योंकि 50 तो फेड बढ़ाने वाले हैं जून और जुलाई में, और अगस्त तक जब तक आरबीआई आएगा फिर बहुत पीछे रह जाएगा फेड के। तो हो सकता है, बट बहुत इसमें कोई हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बट अच्छी बात यह है कि 2 रेट हाइक कर चुके हैं, तो 40 और 50 का रेट हाइक ऑलरेडी ले चुके हैं। तो हो सकता है अगस्त तक रुक जाए, बट अगस्त में 25 करने के बजाय 50 मेरे ख्याल से आराम से आरबीआई रेट हाइक करेगा। यानी कि दबाव लगातार आरबीआई पर भी बढ़ रहा है। अब किस तरह की कॉन्ट्रैक्शनरी जो जैसे सर संकेत दे रहे हैं वो पॉलिसी तो रहने वाली है, लेकिन किस हद तक, किस लेवल तक आरबीआई अपनी पॉलिसी को जारी कर पाएगा, ये वाकई में देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अनुमान और दबाव साफ तौर पर नज़र आ रहा है। जो यूएस में इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं, 40 साल के हाई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई 8.6 ईयर ऑन ईयर, और ये थोड़ा चिंताएं बढ़ाता हुआ। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर इस तमाम जानकारी के लिए। और जैसा कि हम बातचीत कर ही रहे थे, स्वाभाविक रूप से अमेरिकी बाजारों पर भी इसका दबाव दिखाई दे रहा है। जबरदस्त गिरावट यूएस मार्केट में इस वक्त दर्ज की जा रही है। फटाफट से हाल देख लेते हैं क्या है। डाउ जोन्स में करीब 750 अंकों की गिरावट है फिलहाल, लेकिन देख लेते हैं फिलहाल किस तरह का रुझान फिलहाल अमेरिकी बाजारों में कारोबार के लिहाज से दिखाई दे रहा है। तो देखिए आप, डाउ जोन्स में देखा लगभग 750 अंकों की गिरावट, 2.31% की भारी गिरावट के साथ डाउ जोन्स 31,523 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। और नैस्डैक में भी आप देखिए इसी तरह की लगभग 3.5% की जबरदस्त गिरावट के साथ 383 अंकों की गिरावट, 11,370 के लेवल पर फिलहाल नैस्डैक कारोबार कर रहा है। 2.5% के आसपास एसएनपी भी टूटा हुआ है, 100 अंकों की लगभग गिरावट के साथ आप देखिए 4,000 से नीचे 3,922 के स्तर पर एसएनपी। तो तीनों इंडाइसेस अमेरिका में लाल निशान में। स्वाभाविक रूप से जो महंगाई के आंकड़े वहां पर आए हैं, जबरदस्त चिंता अमेरिकी बाजारों में। और हमारे एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि हो सकता है अमेरिका से अगर हम आगे क्यों लें तो इसका दबाव भारतीय बाजारों पर भी आगे दिखाई दे सकता है। अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। अब कवर
कवर स्टोरी ये है कि ब्याज तो बढ़ा दिया बैंकों ने आरबीआई के ब्याज दरों में बाद, लेकिन डिपॉजिट रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। ये एक आम आदमी से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, इसीलिए हमने इसे कवर स्टोरी का हिस्सा आज रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में आधे % की बढ़ोतरी की। ब्याज दरों में हुई इस बढ़ोतरी के एक दिन बाद से ही बैंकों ने ताबड़तोड़ लोन महंगा करना शुरू कर दिया था। बैंकों ने रेपो लिंक कर्ज की दरें बढ़ानी शुरू कर दी। पिछले 2 बार की पॉलिसी में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.90% की बढ़ोतरी की है, लगभग 1%, और बैंकों ने इसे पूरा कंज्यूमर पर पास ऑन करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाया। अब आज बैंक ऑफ बड़ौदा ने रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट में आधा % की बढ़ोतरी कर दी है, यानी कि अब बैंक ऑफ बड़ौदा का रेपो लिंक्ड रेट जो है वो 7.40% हो गया है। इसी जम्मू कश्मीर बैंक ने रेपो लेंडिंग रेट में इसे 7.85% कर दिया है। जम्मू कश्मीर बैंक ने MCLR में भी आधा % की बढ़ोतरी की है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने MCLR में 0.15% की बढ़ोतरी की है। इन बैंकों से पहले PNB, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, RBL बैंक ने भी ब्याज दरें बढ़ाई, लेकिन जिस तेजी से रेपो रेट पे बढ़ोतरी के बाद लोन पर ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं, उसी तरह की तेजी फिक्स डिपॉजिट को लेकर नहीं दिख रही है। आपको याद होगा जब रिजर्व बैंक ब्याज दरों में इजाफा करता है तो हम हमेशा एक बात कहते हैं कि इससे आपका होम लोन तो महंगा हो जाएगा, लेकिन जो आप फिक्स डिपॉजिट बैंकों में रखते हैं उस पर मिलने वाला ब्याज भी आपको ज्यादा मिलेगा। तो एक तरह से एक जगह अगर आपको झटका लगता है तो कम से कम जिन्होंने FDs की हुई होती हैं उनको कम से कम एक राहत भरी खबर यह मिलती है कि जैसे बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर देते हैं उतनी तेजी से फिक्स डिपॉजिट को लेकर वो दिलचस्पी उनमें जो ब्याज होता है उस पर दिखती नहीं है। दरअसल जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो उससे फिक्स्ड डिपॉजिट रेट भी बढ़ते हैं, लेकिन बैंक जो तेजी से महंगा करने में इसको दिखाते हैं वो तेजी वहां दिखती नहीं है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास भी इस बात को उठा चुके हैं। उन्होंने बैंकों से कहा भी था कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फायदा आम कंज्यूमर तक पहुंचाया जाना चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर डिपॉजिट्स की दरें बढ़ाने में बैंक धीमी चाल क्यों अपनाते हैं। इसका एक अहम कारण होता है लिक्विडिटी, जो कहा जाता है। अगर तरलता, अगर बैंकों के पास पर्याप्त लिक्विडिटी है तो ऐसे में डिपॉजिट्स के लिए बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं होती, लेकिन अगर आरबीआई लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता रहता है तो बैंक भी FD रेट्स बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और फिर वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फायदा आम कंज्यूमर को धीरे धीरे ही सही देना शुरू करते हैं। अगर रेपो रेट के मुताबिक FD रेट में 0.90% की बढ़ोतरी की जाती है तो अभी 5.5% ब्याज देने वाली FD पर 6.4% ब्याज मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप 1 लाख की FD 5 साल के लिए कर रहे हैं तो आपको 5,958 रुपए का अतिरिक्त इंटरेस्ट पे आउट मिलेगा। और अगर आप ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको याद रखना होगा कि रेपो रेट में बढ़ोतरी का फायदा डिपॉजिट्स तक पहुंचने में वक्त लग जाता है। 2 बार रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद अब कुछ बैंकों ने FD रेट्स बढ़ाने शुरू किए हैं। बहुत धीमी गति है। फिक्स डिपॉजिट की दरें 2014 में जहां 9% के करीब थी, वो अब 4 से 6.5% के बीच में बनी हुई हैं। रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद कई लोग कयास लगा रहे थे, उम्मीद भी कर रहे थे कि FD रेट्स में बढ़ोतरी का दौर फिर शुरू होगा, लेकिन ये दौर तभी सफल हो सकता है जब बैंक इसे कंज्यूमर तक पास ऑन करें। अब हमारे पास इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। SBI के पूर्व डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर PK मल्होत्रा सर हमारे साथ हैं। मल्होत्रा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जैसा कि RBI भी कह चुका है कि भाई आप कम से कम पास ऑन कीजिए FD पर रेट्स को, उसमें जो बैंक सुस्ती दिखाते हैं सर, उसकी कोई वाजिब वजह होती है या कुछ और कारण? सुस्ती का मामला नहीं होता है। देखिए, RBI ने जो रेपो रेट बढ़ाए हैं, अब इनका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आते आते अगर आप RBI गवर्नर की स्पीच को ही देखें तो अभी जो एवरेज रेट है मार्केट का वो धीरे धीरे बढ़ता है। मैं समझता हूं कि जैसे 90 बेसिस पॉइंट RBI ने बढ़ाया है तो कॉल रेट में अभी तक 90 पैसे का इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ होगा। वो मेरे ख्याल में कहीं
60-70 पैसे के आसपास होगा। उसका कारण होता है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले अभी बताया, कि लिक्विडिटी उसका काफी बड़ा रीजन होता है। लिक्विडिटी आरबीआई मेंशन कर चुका है कि हम लिक्विडिटी धीरे धीरे मार्केट से विड्रॉ करेंगे, अकोमोडेशन मार्केट से विड्रॉ करेंगे, और जैसे जैसे लिक्विडिटी विड्रॉ होती जाएगी तो बैंकों की आपस में कंपटीशन से, स्पर्धा जैसे आपने कहा, उसकी वजह से मार्केट से डिपॉजिट उठाने के लिए उनको रेट बढ़ाने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता है कि केवल लोन्स के ही रेट बढ़ेंगे और डिपॉजिट के रेट नहीं बढ़ेंगे। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा टाइम लैग इसमें होता है, और मैं ये कहूँ कि पुराने टाइम के कंपैरिजन में अगर अभी देखा जाए तो वो टाइम लैग काफी कम हो गया है। जैसे आपने ही कहा कि कुछ बैंकों ने ऑलरेडी डिपॉजिट रेट्स बढ़ा दिए हैं। अब बहुत सारे बैंक्स तो अभी ये देख रहे होंगे कि कौन सी बकेट में उनको ज्यादा जरूरत है, जिस बकेट में वो अपने रेट बढ़ाएं, और ये सब कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और फिर बोर्ड मीटिंग होने में भी कुछ टाइम लग जाता है बैंक्स को। और ये पूरा इकोसिस्टम है, ये इस तरीके से बना हुआ है कि कोई भी बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशन इसको इग्नोर नहीं कर सकता है। अगर रेपो रेट बढ़ा है तो बैंक की कॉस्ट बढ़नी ही है, उसके लिए उसको टर्म डिपॉजिट का इंटरेस्ट भी बढ़ाना है। हो सकता है कि कुछ बैंक सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी बढ़ा दे, क्योंकि जिस रफ्तार से मुझे लगता है कि रेपो रेट आगे भी ऊपर जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि सेविंग बैंक भी इस स्टेज पे रह पाएगा। सिर्फ फिक्स डिपॉजिट ही नहीं, कुछ बैंकों को सेविंग बैंक के रेट भी अपने बढ़ाने पड़ेंगे, और ज्यादा देर नहीं लगेगी। पहले जैसे मैंने कहा कि पहले काफी टाइम लग जाता था, टाइम लैग होता था, अब उतना एग्जैक्टली वही पूछ रहा था सर। बैंक्स काफी अवेयर हैं इस मामले में। यस सर, क्योंकि आप इस पूरे मामले के डोमेन एक्सपर्ट आप हैं और सिस्टम का हिस्सा भी रहे हैं। मैं एग्जैक्टली यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि आमतौर पर आप सही कह रहे हैं कि पहले बहुत टाइम लग जाता था, आपने जैसे कहा कि उसमें कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट कितना अमूमन आइडियली समय लग जाना चाहिए? जितना तेज़ी से ब्याज दरें बढ़ाई हैं उतना डिपॉजिट रेट बढ़ने में कितना टाइम लग जाना चाहिए? थोड़ा टाइम लैग दोनों में होता ही है, क्योंकि देखिए, अगर आप कुछ बैंक्स का देखिए, उन्होंने आरबीआई के अप्रैल वाले उसके बाद भी मई में कुछ रेट्स बढ़ाए हैं। थोड़े थोड़े रेट्स बढ़े हैं कुछ बैंक्स के। जो बैंक काफी प्रोएक्टिव होते हैं वो थोड़ा जल्दी इसमें आ जाते हैं, और कुछ बैंक्स तो पीछे रहेंगे ही, जिनको काफी कुछ, जैसे आपने भी कहा, मैंने कहा कि उनको अपने सारी बकेट्स देखनी पड़ेंगी, उनकी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, और उसमें उनको टाइम भी लग सकता है। और उसमें ये भी देखा गया है कि जो बैंक पीछे रह जाते हैं वो शायद कुछ ज्यादा भी ब्याज बढ़ाते हैं, क्योंकि उस समय तक, जब तक वो ब्याज बढ़ाते हैं, मार्केट और हिल गई होती है, थोड़ी और आगे चली गई होती है, तो उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है थोड़े ज्यादा भी बढ़ते हैं। जो पहले शुरू में ही बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने एफडी के और दूसरे डिपॉजिट्स के बढ़ा देते हैं, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ कम बढ़ते हैं। जो आज का सिनेरियो है, मैं उसमें कह रहा हूँ, क्योंकि आज के सिनेरियो में काफी क्लियर ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ ये रुकेंगे नहीं। 90 बेसिस पॉइंट्स पे रुकने का कोई मतलब लगता नहीं है। आरबीआई ने अपने ही कहा है कि पूरे साल महंगाई हो सकता है कि 6% से ऊपर ही रहे। तो अगर 6% ऊपर रहेगी महंगाई, और जो सिचुएशन डिमांड की और सप्लाई की है जैसी रहेगी, तो आरबीआई को तो और डिमांड करनी पड़ेगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई और बढ़ाएगा। तो जब आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा, तो जो पीछे वाले लैगार्ड बैंक, में अगर उनको कहूँ पीछे वाले बैंक है, तो उनको अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा ज्यादा ही बढ़ाना पड़ेगा। ओवरऑल करके सारा बैलेंस हो जाता है। कुछ जल्दी करेंगे, कुछ लेट करेंगे, लेकिन उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट में एडजस्टमेंट हो जाता है। ओके सर, तो मुझे लगता है कि जब पॉलिसी रेट्स ऊपर जब चढ़ना शुरू होती हैं, लेंडिंग रेट्स ऑटोमेटिकली चढ़ना शुरू होते हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो एफडी रेट्स हैं वो क्यों, अगर आप कंपेयर करें तो क्यों थोड़ा सा धीमे होते हैं, या उसमें लैग क्यों नज़र आता है, ये बहुत अच्छे से मल्होत्रा सर ने हमें बताया। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला मान लिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आइए अब देखते हैं हमारी खास पेशकश मामला क्या है।
देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होगा। इसके लिए 15 जून को अधिसूचना जारी हो जाएगी। माना क्या है में आज हम आपको बता रहे हैं कि देश में राष्ट्रपति किस तरह से चुने जाते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या होती है। राष्ट्रपति चुनाव का पूरा मामला समझिए। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होंगे और 21 जुलाई को देश को नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। 29 जून नामांकन की आखिरी तारीख है। फिलहाल रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी नागरिक कितनी भी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 35 साल की उम्र होना जरूरी है। लोकसभा सदस्य होने की पात्रता भी एक शर्त है और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव किस तरह होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए होता है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज करता है। देश की जनता राष्ट्रपति का चुनाव सीधे खुद नहीं करती, बल्कि उसके वोट से चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। यानी इसमें वोट का अधिकार विधायक और सांसदों के पास होता है। राष्ट्रपति चुनाव में संसद में नामित सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य वोट नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये जनता द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद की दौड़ में हिस्सा लेने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपना नामांकन दाखिल करना होता है। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को इसके लिए 15,000 रुपए से अधिक जमा करने होते हैं और 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की एक हस्ताक्षर की हुई सूची भी जमा करनी होती है। वोट डालने के लिए निर्वाचित सांसदों और निर्वाचित विधायकों को मतपत्र दिए जाते हैं। सांसदों को हरे रंग और विधायकों को गुलाबी रंग का मतपत्र दिया जाता है। उन्हें विशेष पेन भी दिए जाते हैं, जिसका उपयोग वे अपने वोट रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। प्रत्येक मतपत्र में उन सभी उम्मीदवारों के नाम होते हैं जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं। जिस उम्मीदवार को वे राष्ट्रपति के रूप में सबसे अधिक पसंद करते हैं, उनके लिए 1 नंबर चुनते हैं, जबकि उस उम्मीदवार के लिए 2 जो उनकी दूसरी वरीयता है। और इसी तरह अन्य वरीयता को चुनाव भी निर्वाचक करता है। वोटिंग के बाद विधायकों के मतपत्रों को राज्यवार इकट्ठा किया जाता है और उसे प्रत्येक उम्मीदवार की ट्रे में डाल दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर पिछले राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो यदि उत्तर प्रदेश के किसी विधायक ने रामनाथ कोविंद को अपनी पहली वरीयता के रूप में चिन्हित किया था, तो विधायक का मतपत्र कोविंद की ट्रे में गया होगा। फिर इसी प्रकार संसद सदस्यों के मतपत्रों का वितरण किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में हार या जीत वोटों की संख्या से नहीं, बल्कि वोटों की वैल्यू से तय होता है। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार को सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल मूल्य का आधा से ज्यादा हिस्सा हासिल करना होता है। वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का वेटेज अलग अलग होता है। विधायक के मामले में जिस राज्य का विधायक हो उसकी आबादी देखी जाती है और उस प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या देखी जाती है। मौजूदा समय में चुनाव जीतने के लिए कम से कम 5,46,320 वोट मूल्य की जरूरत होगी। जो उम्मीदवार तय कोटा से अधिक वोट प्राप्त करता है वही विजेता होता है। देश के सर्वोच्च नागरिक का चुनाव आम चुनावों की तरह गोपनीय तरीके से होता है। राष्ट्रपति चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। अब देखना होगा कि 21 जुलाई को कौन राष्ट्रपति पद की कमान संभालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रक्रिया तो आपने समझ ली कि कैसे राष्ट्रपति पद के लिए हमारे यहाँ निर्वाचन होता है। लेकिन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बहुत सारे चेहरे होते हैं जिन पर चर्चाएं होती हैं, जो सुर्खियों में रहते हैं, जो कयासों में रहते हैं। तो इस बार कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन पर एनडीए दाव लगा सकता है, बीजेपी दाव लगा सकती है, या ऑपोजिशन से भी क्या कोई प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी इस रेस में? इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अकुश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अकुश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। सर, अभी तो फिलहाल आइडियली देखा जाए तो सिंपल सी सिचुएशन ये है कि बीजेपी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को या तो री-नॉमिनेट कर दे और या फिर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को आगे कर दे। तो ये तो एक आइडियल सिचुएशन लगती है, लेकिन क्या मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में इन दो चेहरों के अलावा भी कोई ऑप्शन आप देख रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार या एनडीए की गवर्नमेंट जो कुछ भी करती है अप्रत्याशित करती है। पिछली बार भी किस आदमी ने सोचा था कि रामनाथ कोविंद का नाम सामने आएगा, और वो अचानक आया और फिर वो आगे हो गया। और ये सिर्फ एक पद की बात नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी या एनडीए इस मामले में बहुत माहिर है और उसमें हम लोग सब अपने गणित लगाया करते हैं और वो अंततः वो फेल होते हैं। लेकिन मुझे इस बार लग रहा है कि जो नाम चल रहे हैं उसमें से कुछ नाम की तो आगे आएंगे, ये पक्का है। पहले तो आप कुछ चीजें मान लीजिए कि पक्का है कि रामनाथ कोविंद को शायद नहीं मिलेगा मौका उस तरीके से करने का। ये भी पक्का मान लीजिए कि कोई आदमी निर्विरोध चुना जाएगा, जैसे कि निर्विरोध चुनने की प्रक्रिया 1977 या और पहले संजीव रेड्डी जब निर्विरोध चुने गए थे वो होगी। और ना ही ये होने जा रहा है कि कोई अंतरात्मा की आवाज होगी, जैसे कि अंतरात्मा की आवाज पे 1969 में वीवी गिरी जीत गए थे। तो ये 3 काम मुझे लगता है नहीं होने जा रहे हैं। अच्छा। अब होने क्या जा रहे हैं ये एक समझना होगा। क्या ये होने जा रहा है कि जैसे आपने कहा नायडू को प्रमोशन हो जाए वेंकैया नायडू जी का, तो वेंकैया नायडू का के जीत के मतलब के आगे बढ़ने की संभावना थोड़ी बहुत है। उसके पीछे कारण है, क्यों? क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दक्षिण में अपने आप को मजबूत रखना चाहती है, तो निश्चित रूप से चाहेगी कि वो वहां पर एक उनका दक्षिण भारतीय को आगे करे और वेंकैया नायडू बहुत मिल करके काम करने की ओर है, तो उनकी एक संभावना है। दूसरा, वर्तमान परिस्थितियों में जो बातें चल रही हैं कि क्या क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी का एक बार नाम आया और किताब उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, राज्यसभा सदस्य नहीं बनाया गया, क्या कहीं मुख्तार अब्बास नकवी का नाम भी आगे किया जा सकता है? तो इसकी संभावना से आगे एक नाम और आ गया, आरिफ मोहम्मद खान का। आरिफ मोहम्मद खान साहब जो हैं, आप जानते हैं शाहबानो का के दौर में राजीव गांधी के दौर में उन्होंने विरोध किया कांग्रेस से बाद में धीरे-धीरे निकल आए, जनमोर्चा में आए और फिर अब केरल के राज्यपाल हैं और वक्त बेवक्त भारतीय जनता पार्टी को बचाते रहे हैं। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ जानबूझ करके कि उनकी आइडियोलॉजी को लेकर के एक मुस्लिम होने के नाते बहुत कायदे थे उसको आगे करते रहे। तो उनकी संभावना एक बन सकती है, लेकिन मुझे इसमें भी थोड़ा-सा कारण और नज़र आते हैं कि अगर ये बना करके फिर भारतीय जनता पार्टी क्या अपने वोट बैंक को क्या मैसेज देना चाहती है, उसके 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव चीज़ें हैं और कुछ एक पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। नेगेटिव ये होती है कि साहब क्या उनका वोट बैंक इस बात पे और खुश होगा कि चलो एक को कर दिया। पॉजिटिव चीज ये होगी कि विदेश में एक अच्छी छवि होगी, मुस्लिम वर्ग को लगेगा, अल्पसंख्यकों को लगेगा उनका एक आदमी नुमाइंदा आगे बढ़ा है। लेकिन ये भी सच है कि मुस्लिम नुमाइंदा ज्यादातर लोग आरिफ मोहम्मद खान को उस तरीके का मुसलमान भी नहीं मानते हैं। तो हाँ, विदेशों में जरूर एक ये हो सकता है कि आप काउंटर करने के लिए उनका एक इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये है कि ये सब कुछ इतना आसान है, मुझे नहीं लगता है। हो सकता है कोई मोदी जी के दिमाग में या पार्टी के दिमाग में कुछ और चल रहा हो, तो उसको हम सब कोई नहीं पढ़ सकते। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है ये बहुत साफ दिख रहा है। केसीआर साहब इस समय बड़े उतारू हैं राष्ट्रीय नेता बनने के लिए और कई लोगों से मिल रहे हैं। बिल्कुल अक्कू सर मैं आऊंगा, मैं विपक्ष पर आऊंगा, लेकिन एक अभी मैं गठबंधन से ही एक नाम जो बार बार चल रहा है, नीतीश कुमार के नाम की बड़ी चर्चा हो रही है और वहाँ पर उनकी पार्टी की ओर से जदयू के तमाम जो मंत्री वो कह रहे हैं कि भाई अगर नीतीश कुमार जी राष्ट्रपति बनते हैं तो आरजेडी का भी समर्थन मिल जाएगा, तेजस्वी यादव भी दे देंगे समर्थन। इस तरह के दावे वहां पे बड़े हो रहे हैं। आपको कोई संभावना लग रही है नीतीश कुमार की? देखिए, मुझे पहले लगती थी लेकिन अब नहीं लग रही है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो रवैया रहा है वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रपति पद को के हिसाब में वो खतरे में भी डालते रहे हैं। वो मतलब नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति पद तक के लिए तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो राष्ट्रपति पद के लिए उनका रखा जाएगा मामला। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल राजनीतिक रहे हैं और वो कभी भी सरकार को खतरे में डालने की प्रक्रिया कर सकते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनका नाम इस हद तक आएगा और वैसे भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हाल में जरूरत नहीं है कि नीतीश कुमार के सहयोग, मतलब आगे पास इस समय जो वोट हैं वो 47% के आसपास हैं और अभी पटनायक या जगन रेड्डी इन दो में से कोई दे देंगे तो उनका काम चल जाएगा। तो इसलिए आरजेडी का वोट पाने के लिए
मुझे नहीं लगता कि वो इस हद तक जाएंगे। हाँ, नीतीश कुमार के पास कोई और चारा क्या बचा है कि वो केसीआर के उम्मीदवार को आगे करें, तो वो संभावना नजर नहीं आती। लेकिन नीतीश कुमार भी बहुत ऐसे राजनीतिक रहे हैं जो पुरानी यारी दोस्ती को बहुत ज्यादा निभाते नहीं है, उनके साथ में एक ये दिक्कत है। तो इस हिसाब से उतना आसान नहीं होगा, और वो आरजेडी भी उन पे कैसे भरोसा करेगी, ये भी एक थोड़ा सा मुश्किल काम हो। अब विपक्ष पे आ जाते हैं सर। विपक्ष में 2-4 नामों की चर्चा चल रही है, उसमें तो गुलाम नबी आजाद साहब का भी चल रहा है, और कहा तो ये भी जा रहा है कि एक गुलाम नबी आजाद का जो है नाम आगे ना कर दिया जाए। खैर, वो अभी तो विपक्ष की ओर से क्या उनका नाम की कोई चर्चा, टीएमसी का भी आ रहा है कि वहां से भी हो सकता है। तो विपक्ष की ओर से अपनी कोशिश जो की जाएगी वो किस चेहरे के साथ की जाएगी? देखिए, खड़गे साहब इस मामले में थोड़ा आगे बढ़ के बातचीत कर रहे हैं, और वो कई लोगों से उन्होंने बातचीत भी की है, नेताओं से बातचीत की है, लेकिन एक सर्वसम्मत नाम के तौर पर नई बातचीत हुई है। गुलाम नबी आजाद का नाम मुझे लगता है हालात के चलते मैं खारिज कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस से जब उनकी नहीं पटी तो फिर कांग्रेस क्यों उनको आगे बढ़ाएगी, एक बड़ा सा सवाल है। और गुलाम नबी आजाद साहब को उतना आगे रखने में उन्हें पता है कांग्रेस को कि ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रह सकते हैं, कभी भी उस तरीके के राजनीतिक हैं जो विपक्ष की राजनीति को हमेशा आगे नहीं करेंगे, तो फिर क्यों किया जाएगा। तो इसलिए वो नाम खारिज करने की स्थितियां बनती है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि कोई अनडिस्प्यूटेड सा पढ़ा लिखा आदमी जो गैर राजनीतिक हो वो लाया जाए। अब उसमें वो कौन होगा ये भी एक ढूंढना आसान नहीं है। ममता की पार्टी की तरफ से अमर्त्य सेन को लेकर के बात करने की बात की जा रही, जबकि वो रुचि कभी रखते नहीं है, इसलिए वो नाम भी खारिज हो जाता है। और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मुझे उसमें अभी एक नाम में कोई केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ, और खास तौर से कोई सक्रिय राजनीति करने वाला अगर करे तो भी शायद नहीं होगा, क्योंकि सबको बड़ा रिस्क होगा कि उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ा संकट नहीं है, जो वोट है वो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि नवीन पटनायक या जगन के वोट ही मिल जाए तो उनका काम हो जाएगा, और ये सबको पता है। तो इसलिए वो आसान नहीं है, और ना ही इस चुनाव में अंतरात्मा की आवाज की बात उठेगी। तो मैं अभी उस नाम पे बहुत केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ऐसा कोई नाम समझ में सामने भी नहीं आ रहा है। मुझे लगता है जो जिस अगले 5-7 दिन में आता। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं समझ पा रहा हूं, और शायद जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति में समूचा विपक्ष भी होगा, क्योंकि नाम ऐसे हैं कि किसी एक नाम पर सहमति बन जाना। और आप सही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन भी नहीं है। वैसे देखा जाए आंकड़ों के हिसाब से तो एनडीए के पास इस वक्त 48.5% वोट है, और जो गैर एनडीए हैं, नॉन एनडीए हैं, उनके पास 51.5% हैं। अब लेकिन इसमें सिर्फ जो यूपीए जो दाव लगाए गए अपने ऊपर, तो यूपीए के पास तो 24-25% के आसपास ही हैं, और बाकी विपक्षी दलों को भी मिला लें जो बिल्कुल धुर विरोधी आप समझ लें कि बीजेपी के हैं, तो वो भी 47% ही होता है। अब रहा जो सर ने कहा कि सारा डिपेंड करेगा बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस पर, इन दोनों के पास 4% है, और अगर ये दोनों बीजेपी के पक्ष में चले जाएं तो आराम से 52-52.5% के आसपास एनडीए के पास मेजॉरिटी आ जाएगी, और राष्ट्रपति पद का चुनाव एनडीए के लिए बड़ा स्मूथ हो जाएगा। बहरहाल देखते हैं किस तरह से राजनीति आगे बढ़ती है और राष्ट्रपति चुनाव पर किस तरह की हलचल होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और बड़ी आसान भाषा में इस मुद्दे को समझाया। थैंक यू सो मच। ये कुछ और खबरों का करते हैं रुख। आपने कई विज्ञापनों में पढ़ा और देखा होगा, 1 रुपए में घर भर लो, लाइफ टाइम वारंटी, एक के साथ एक फ्री। लेकिन अब इस तरह के विज्ञापनों पर कड़ी कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार ने कंज्यूमर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे विज्ञापनों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। नई गाइडलाइंस के तहत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, भ्रामक दावों पर कार्रवाई होगी। 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है। इसके स्मार्ट न्यूटेक्स फैब्रिक्स आपकी स्किन के कांटेक्ट। क्या गंजे के सिर पर बाल उगाए जा सकते हैं? क्या कोई जूस पीने या बेल्ट पहनने से 15 दिन में मोटापा कम किया जा सकता है? क्या किसी साबुन के इस्तेमाल से आपकी त्वचा में निखार आ सकता है? क्या कोई ताबीज आपकी किस्मत बदल सकती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ना में ही होगा।
लेकिन विज्ञापन की दुनिया में कंज्यूमर्स की आंखों पर भ्रम का चश्मा पहनाकर ऐसे उत्पादों की धड़ल्ले से बिक्री होती है। लेकिन अब ऐसे विज्ञापनों के दिन खत्म होने को हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापन चलाने वाली कंपनियों की नकेल कस दी है। सरकार ने कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए नियमों में बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब कंपनियों के लिए ऐसे बरगलाने वाले विज्ञापनों को चलाना आसान नहीं होगा। सरकार ने इसके लिए मिसलीडिंग एड एंड मिसलीडिंग इंडोर्समेंट गाइडलाइन को जारी कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से सभी के लिए लागू है। इस गाइडलाइन का उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पर लगाम और भ्रामक दावों पर कार्रवाई करना है। सरकार ने बताया कि कोरोना के दौरान कई सारे भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई भी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मिसलीडिंग एड क्या है? सरकार के मुताबिक कोई भी ऐसा विज्ञापन जिसमें प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में गलत जानकारी दी जा रही है या कोई ऐसा दावा किया जा रहा है जो प्रोडक्ट से मेल नहीं खाता, भ्रामक विज्ञापन होता है। इसके साथ ही अगर प्रोडक्ट के बारे में कोई जरूरी बात छिपाई जा रही है तो ये भी मिसलीडिंग एड कहलाएगा। सरकारी गाइडलाइन में कहा गया है कि बच्चों को लेकर किसी भी तरह की गैर वाजिब क्लेम पर पाबंदी होगी। अगर ऐसा होता है तो एंडोर्समेंट और एंडोर्सर्स दोनों पर कार्रवाई होगी। वहीं डिस्क्लेमर को भी बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी इस ताजा गाइडलाइन में सबसे ज्यादा सख्ती बरती गई है सरोगेट विज्ञापनों पर। सरोगेट विज्ञापन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सरोगेट विज्ञापन दरअसल ऐसे विज्ञापन होते हैं जिनमें किसी खास उत्पाद के प्रचार के लिए उसी नाम के किसी दूसरे उत्पाद का प्रचार किया जाता है। भारत में अक्सर ऐसा शराब, तंबाकू और गुटखा उत्पादों के प्रचार के लिए सरोगेट विज्ञापनों का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता आया है। गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि विज्ञापनों में जल्दी खरीदने को नहीं कहा जा सकता। अगर कंपनी स्पेशल ऑफर, हाफ प्राइस या फ्री जैसे दावे कर रही है तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास पर्याप्त स्टॉक है। अगर कंपनियां फ्री का दावा करने के साथ ही शर्तें लागू की बात कहती हैं तो इसे भी भ्रामक विज्ञापन माना जाएगा। कंपनियों को अपने प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी देनी होगी और अगर वो अपने दावों को किसी रिपोर्ट या स्टडी पर आधारित बताते हैं तो उसकी भी जानकारी देनी होगी। टूथपेस्ट और च्यवनप्राश जैसे प्रोडक्ट के लिए किसी भी प्रोफेशनल्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगर कंपनी का ही कोई सदस्य विज्ञापन कर रहा है तो उसे कंपनी में अपनी पोजीशन का भी जिक्र करना होगा। सीसीपीए झूठे विज्ञापनों के मामले में अब तक 113 कंपनियों को नोटिस दे चुकी है। इसमें से 57 मामले भ्रामक प्रचार से जुड़े हुए हैं। 47 मामलों में कंपनियों को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में लिप्त पाया गया है, जिसके चलते उन्हें नोटिस भेजा गया। जबकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 9 ऐसे मामले पाए जिनमें कंपनियों पर उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन का मामला था। सीसीपीए के डंडा चलाने के बाद 14 कंपनियों ने अपने विज्ञापनों को वापस लेने में भलाई समझी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर फेक रिव्यूज को लेकर एक अहम बैठक की है। इसके लिए सरकार ने सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत की। बैठक में रिव्यूज के लिए नियम बनाने पर भी चर्चा हुई है। रिव्यूज को लेकर 60 दिनों के भीतर नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है। दरअसल फेक रिव्यूज की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए सरकार ने यह बैठक बुलाई थी। लेकिन ये फेक रिव्यू का खेल होता कैसे है, कैसे ये आपको नुकसान पहुंचाता है, पूरी बात समझिए इस रिपोर्ट में। ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले हम उसकी रेटिंग और रिव्यू देखते हैं। जिस प्रोडक्ट को ज्यादा और बेहतर रिव्यू मिले होते हैं, हमें लगता है कि उस प्रोडक्ट को खरीदने का फैसला सही है क्योंकि वो अच्छा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सब एक धोखा है। फेक रिव्यू और रेटिंग के जरिए घटिया प्रोडक्ट बेचने की कोशिश भी की जाती है। फेक रिव्यू ऐसे रिव्यू होते हैं जिन्हें किसी असली ग्राहक द्वारा नहीं लिखा जाता। ब्रिटेन के एक कंज्यूमर ग्रुप विच ने 2021 में एक रिसर्च की। विच की रिसर्च के मुताबिक Amazon पर बिकने वाले प्रोडक्ट्स के कई वेबसाइट फर्जी रिव्यू बेच रही हैं। कुछ वेबसाइट तो थोक में फर्जी रिव्यू बेचती हैं। इस तरह के रिव्यू लिखने वालों को या तो इसके लिए भुगतान किया जाता है या फिर उन्हें प्रोडक्ट आदि के रूप में इंसेंटिव मिलता है। इंटरनेट पर तमाम ऐसे ग्रुप और प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो मनचाहे रिव्यू रेटिंग दिलवाने का दावा करते हैं। फेक रिव्यू लिखने वाले की कमाई का आंकड़ा भी कम चौंकाने वाला नहीं है। ऐसे लोग हर महीने $10,000 तक कमा लेते हैं। कई बार इन लोगों को मुफ्त के प्रोडक्ट भेज दिए जाते हैं। फर्जी रिव्यू के खिलाफ एक्शन इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग रिव्यू देखकर प्रोडक्ट खरीदते हैं। अमेरिका में 82% वयस्क ऑनलाइन कुछ खरीदने से पहले रिव्यू जरूर पढ़ते हैं। 16.2% ग्राहकों का कहना है कि वो रेटिंग के आधार पर उत्पाद का चुनाव करते हैं। क्या लोगों को फेक रिव्यू रेटिंग की जानकारी है? तो उसका जवाब है हाँ। 20.8% वयस्क अमेरिकियों कहना है
कि वो केवल वेरीफाइड विक्रेताओं के रिव्यू पर ही भरोसा करते हैं, जबकि 4.1% का कहना है कि उन्हें रिव्यू पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वहीं भारत की बात करें तो एक सर्वे के मुताबिक 62% लोग मानते हैं कि ऑनलाइन प्रोडक्ट रिव्यू को जानबूझकर पॉजिटिव बनाया जाता है। इसका मतलब है कि लोगों में जागरूकता है, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता कि असली और फेक रिव्यू में पहचान कैसे की जाए। तो इससे बचने का एकमात्र तरीका ये है कि आप सिर्फ वेरीफाइड विक्रेता का ही सामान खरीदें। इसके अलावा फर्जी रिव्यू की पहचान के लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं। अगर किसी उत्पाद को केवल 5 स्टार रेटिंग मिली है तो ये रेड फ्लैग है। ज्यादातर रिव्यू की अगर एक जैसी भाषा है तो सतर्क हो जाएं। किसी प्रोडक्ट को अचानक 5 स्टार रेटिंग मिलनी शुरू हो जाए तो ऐसे प्रोडक्ट की जांच पड़ताल करना बेहतर है। इसके अलावा कई वेबसाइट हैं जो फर्जी रिव्यू पहचानने में आपकी मदद कर सकती हैं। ऑनलाइन रिव्यू पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए या तो वेरीफाइड विक्रेता से ही खरीदें या फिर अपने स्तर पर थोड़ी रिसर्च कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीएफ के दायरे में आने वाले करीब 7 करोड़ कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारियों के खाते में ब्याज की गणना की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। हर दिन 2.5 से 5 लाख सब्सक्राइबर्स के खातों में ब्याज क्रेडिट किया जाएगा। पीएफ का ब्याज 16 जून से सब्सक्राइबर्स के खातों में क्रेडिट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ईपीएफओ कुल 72,000 करोड़ रुपए सब्सक्राइबर्स के ब्याज के रूप में क्रेडिट करेगा। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 8.1% ब्याज देने की घोषणा की है। और अब बात भारत में बढ़ते कोरोना के मामलों की। देश में लगातार कोरोना के मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। हर दिन केस तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और केरल से सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना की कहर ने एक बार फिर चिंताएं बढ़ा दी हैं। 2 सालों से लोग इस महामारी के चलते परेशान हैं। वहीं कई जिंदगियां अब भी इस महामारी से जंग लड़ रही हैं, जबकि कई संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। पिछले कुछ महीनों से कोरोना के मामले कम हो रहे थे, लेकिन जैसे ही देश में कई राज्यों में सख्ती हटाई गई, मामले बढ़ने लगे। अब हालात एक बार फिर बेकाबू होते हुए दिख रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,584 नए केस मिले हैं। कल की तुलना में ये आंकड़े 4.8% ज्यादा हैं। अब तक भारत में कोरोना वायरस के 4,32,05,106 मामले सामने आ चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और केरल में मिले हैं। 5 सबसे संक्रमित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे पहले पायदान पर आता है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर 2,813 केस मिले हैं, जबकि केरल में 2,193, दिल्ली में 622, कर्नाटक में 471 और हरियाणा में 348 केस मिले हैं। देश में मिले कुल केसों में से 85% इन्हीं 5 राज्यों में मिले हैं, जबकि अकेले महाराष्ट्र में 37.09% केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 24 लोगों की मौत हुई है, जबकि इससे एक दिन पहले सिर्फ 8 लोगों की मौत हुई थी। भारत में महामारी से अब तक 5,24,747 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में रिकवरी रेट 98.7% हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3,791 मरीज हुए हैं। अब तक देश में कोरोना से 4,26,44,092 लोग ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस बढ़कर 36,267 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस 3,769 बढ़े हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को भी देश में 7,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की ओर से देश के सभी राज्यों को पत्र लिखा गया है। पत्र में कोरोना के नियमों का पालन करने और टेस्टिंग व ट्रेसिंग करने के लिए भी कहा गया है। ऐसे में आपको और हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।